So we are moving ahead on share-based payment. Today is our day number 5, I guess, right? Or day number 3 of share-based payments. Now, what we have to do is कि आज अपने को पहले तो अपन जो कल होमवर्क था उसको अपन आगे बढ़ जाते हैं उससे. होमवर्क में अपना था इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें मैंने आपको कल एक्सप्लेन पूरा कर दिया था. एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने आपको ये बोला था कि इसको आपको खुद से सॉल्व करना. सॉल्व किया? ओके. एक्सप्लेन मैंने आपको खुद करने को बोला था और स्टार्ट कर दें. और थोड़ा बस ठीक. थैंक यू. आ गया स्क्रीन. चलो, थैंक यू सो मच. सो क्वेश्चन 8 सॉल्व किया. 4. चलो, क्या आंसर आया? ऑनलाइन में भी आंसर बताओ आप. ओके. C10 वापस से अपन ने किया, लेकिन पीरियड फैक्टर अपन ने 0/3 लिया होगा और थर्ड ईयर में 3/3, दैट इज 1. ओके, ठीक है. चल, तो हमने 8 वाला इलस्ट्रेशन तो खत्म कर लिया. ये एग्जाम में आ सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं भी आए तो भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान देना पड़ेगा जहां पे सर्विस कंडीशन एज वेल एज दी परफॉर्मेंस कंडीशन एप्लीकेबल है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं जो मैंने सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर illustration number 8. Now this is your solution. This is the solution you have to check. The number of employees expected to complete vesting period is 1. 10,095 rupees is fair value per option and expired period 1/3. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम आएगी आपको सेकेंड ईयर में, जहां आप हो सकता है 8% देख के सोचो कि भाई अपने से तो ना हो पाएगा, है ना. अपन 2/3 लिख देंगे क्योंकि भाई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. बट याद रखो, दोनों कंडीशन के बारे में बोला है क्वेश्चन में, एंड लिखा हुआ है, राइट. तो अपने को दोनों चीजें ध्यान रखनी होंगी. तो इस सॉल्यूशन को मैं पेश कर देता हूं. आई होप ये सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे. और स्टिल चलो, वेरी गुड. अखनूर ने भी कर लिया, राहुल ने भी कर लिया, संस्कार ने भी किया है. दैट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है. तो इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं और मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं. सॉल्यूशन टू illustration 8. मैच कर लीजिए एक बार, प्रॉपर मैच आई थिंक. ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई समस्या? ओके, मॉड्यूल साथ में लेके बैठना है दोस्तों अभी अपने को. हमने इसके बाद किया था टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4, और उसे भी खत्म करने के बाद मेरे हिसाब से आपके पास कोई क्वेश्चन एज सच अलग से तो नहीं बचा है. तो मैंने आपको इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में एक लिस्ट अपन ने बनाई थी ना इनिशियली, मैं आपको दिखा देता हूं. ये रही. क्या क्या हमने पढ़ लिया सर? एक तो हमने कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस पर एनम निकालना सीख लिया है सर. दूसरा, हम अकाउंटिंग भी करना सीख गए हैं और हर क्वेश्चन में वही कर भी रहे हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के केसेस भी हमने देख लिया. आपने होमवर्क भी मैंने ये भी बोला था कि एक बार इसको रेफर कर लेना. तीसरा वेस्टिंग, चौथा वेस्टिंग पीरियड अपन ने देख लिया. अब अपन आ रहे हैं मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन पर. और जैसे ही ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो हमारा एक यूनिट खत्म हो जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, दैट इज इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन वाला, जिसको हम ई शॉप भी बोलते थे बचपन में. ठीक है. सो आई थिंक यहां से अपने ये चीजें क्लियर हैं. नाउ द हेडिंग इज, हेडिंग नहीं डालेंगे अपन, मॉडिफिकेशंस. सर व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन? जर्नल मीनिंग कोई बता सकता है मेरे को?
जर्नल मीनिंग कोई मुझे बता सकता है क्लास प्लस पे? यस, क्लास प्लस पे कोई बंदा मुझे जर्नल मीनिंग बता सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन? तो मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम जो आपको इनिशियली मिली थी उसमें आगे जाके कोई हमने चीज मॉडिफाई कर दी, चेंज कर दी. सो देयर मस्ट बी चेंज इन द टर्म्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम. सो यहां पे फटाफट से अपन लिखना चाहेंगे कि सर इट इज चेंज in terms of share based payment scheme offered to employee. इसका मतलब सर ये स्कीम तो कंटिन्यू है बट हो सकता है कुछ टर्म्स चेंज हो जाए. सर टर्म्स चेंज होने में क्या हो सकता है? सर टर्म्स चेंज होने में सबसे पहली चीज होगी कि हो सकता है कि आपका क्या, आपका फेयर वैल्यू चेंज हो सकता है. सर वेस्टिंग पीरियड आगे बढ़ा सकते हो आप, है ना. टारगेट रिड्यूस कर सकते हो, टारगेट बढ़ा सकते हो, वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज, मतलब स्लाइट चेंज जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज होगा. तो अपन अब देखते हैं कि क्या होता है और इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इट इज द चेंज इन द टर्म्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज बाय द कंपनी. अब आप एक बात मुझे बताओ कि यूजुअली शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में जब तक वेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है तो जितने कम प्राइस पर आप एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हो उतने कम प्राइस से जो एक्सपेंस है वो तो कंपनी खुद बियर कर रही है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस. अब मान लो कंपनी ने मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफिकेशन के कारण क्या हुआ, वेस्टिंग पीरियड बढ़ गया, तो फिर एडिशनल एक्सपेंस आएगा. सोच के देखो, वापस से नॉर्मली सोच के देखो. हमने एक्सपेंस तो इनकर करते ही हैं. मान लो मैंने आपको बोला कि यार देवांश भाई आपको 3 साल सर्व करना पड़ेगा मेरी कंपनी में, तो और मैं आपको ना 200 रुपए का जो फेयरवेल मार्केट प्राइस है शेयर का उसकी आपको वो 20 रुपए में शेयर ऑफर कर दूंगा. तो कहना इसे 180 रुपीज पर शेयर का तो मुझे एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा इन दोज 3 ईयर्स. बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपका वेस्टिंग पीरियड बढ़ा रहा हूँ. आपको मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको 4 साल मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा. तो पॉइंट इज कि जब 4 साल हो गया तो कैन आई से नाउ द एडिशनल एक्सपेंस देयर शुड ऑल्सो बी इनकर्ड 1 साल का. यस और नो. तो इसी वजह से मॉडिफिकेशन की इंपैक्ट भी हमें समझने पड़ेंगे. नॉर्मली तो क्वेश्चन कैसा होता है, ये होता है जो अपन ने इससे ऊपर तक किया यही रहेंगे, बट इंपैक्ट बाकियों का क्या आएगा वो अपने को देखना है. तो अब अपन अपनी यहां पे देख लेते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट की पूरी थियोरी देख लेते हैं यहां पे. चलो, वाई मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्यों होता है सर? इफ, पहले अपन इसको रीड कर लेते हैं. इफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड के दौरान भाई आज जब आपने ऑफर एक्सेप्ट किया था मेरी कंपनी का, तब ऑफर के हिसाब से भाई साहब शेयर बेस्ड पेमेंट में शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू था 250 रुपए. आज दूसरे साल पे वो हो गया 160 रुपए. क्या नहीं से आप इंटरेस्टेड रहोगे क्या ऐसे कंपनी में? सर क्यों? सर शेयर्स कम हो गए ना, प्राइस कम हो रही है, तो फिर अल्टीमेटली जो मुझे मिलना है वो तो मिल ही नहीं पाएगा. तो फिर मैं क्यों इस स्कीम में इंटरेस्टेड रहूं? तो इसी वजह से क्या होगा कि मैं बाहर जाने का सोचूंगा. लेकिन कंपनी भी चाहेगी कि एम्प्लॉय वैल्यूएबल है तो इसको बाहर मत जाने दो. तो टू मेक हिम इंटरेस्टेड इन द कंपनी, कंपनी विल मॉडिफाई दी स्कीम. तो देखो, and employees lose interest in the scheme, and hence to keep the interest of the employees in the scheme modifications are made. Modifications should be such that and in such manner that is advantageous to employee. अब obviously अगर advantage employee को दे रहे हो तो expense कौन bear करेगा? कंपनी bear करेगी. ये समझ में आया? तो इसको यहां तक यहां से लिख लो फटाफट से. ये लिखना जरूरी है आपको कि पहले अपन ने लिखा था व्हाट इज मॉडिफिकेशन, अब अपन लिख रहे हैं वाई मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? ऑनलाइन ए तुम लिखते भी हो कि नहीं यार? ऑनलाइन में समझ नहीं पड़ता कौन क्या लिख रहे हैं. तो मेरे टाइम पे मैंने भी क्या बुक मेरी सारी नहीं रखी हुई थी. लिखा
और मैंने आपको क्या बोला, जो ये एडिशनल एक्सपेंस है, ये एडवांटेज तो है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर एम्प्लॉय के लिए एडवांटेज है और एडिशनल खर्चा लग गया, तो किसके लिए एक्सपेंस हो गया? कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को उसका इंटरेस्ट मेंटेन कराना है। अब इससे रिलेटेड, हाँ, हम्म, अब अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना। मैं अभी ये, आप थ्योरी लिखो, फिर अपन पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कल अपन ने एक दो एग्जाम्पल किए, फिर अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन में है, तो पहले अपन इसमें एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अपन आ जाएंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन में जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको लिख लिया आपने यहाँ तक पूरा? नोटिंग ठीक चल रही है ना अपनी? और लास्ट डे आपको इसी कॉपी से पढ़ना है आपकी, और कुछ भी नहीं रेफर करना। ओके, नाउ सर, मैंने आपको क्या बोला, मतलब अभी आपको ये समझ में आया कि सर देर इज सम चेंज इन द टर्म्स ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम विच इज एडवांटेजियस टू द एम्प्लॉय, और उस कारण से एक्सपेंस कंपनी का बढ़ जाएगा। इतना मुझे समझ में आया। नाउ हाउ वी कैन बी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस? सर दो चीजें मैंने आपको बोला, अभी थोड़ा सा समझने का, कुछ चीज मैं लिख रहा हूं। ये मैं हूं, मतलब ये मेरी कंपनी HD लिमिटेड, और ये है एक एम्प्लॉय देवांश, ठीक है। इनको मैंने क्या दिया? शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर करी। उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर थी 200 रुपीज। डे ग्रांट डेट पर, ग्रांट डेट समझते हो ना, जिस दिन आपने ऑफर किया। सर आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये हो गया कि भाई ईयर 1 में 180 हुआ। अच्छा, मैंने इसको बोला था 25 रुपए में आपको ऑफर करूंगा, 200 वाला, 180 हुआ, ठीक है। ईयर 2, और वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे 5 इयर्स था। कंपनी को और लॉसेस हुए, 120 हो गई। हो सकता है सर, इट मे बी पॉसिबल। ईयर 2 में जब ये इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो भाई साहब ये देवांश जो है ना, ये इंटरेस्टेड तो नहीं रहने वाला। अब इसको भाई इंटरेस्टेड रखना है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसको बोलेगी, सुनो भाई, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि आप 1000 शेयर्स ले लेना एट 25, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप एक काम करो, 6 इयर्स कर दो इसको, और आप ना यही शेयर 15 रुपए में ले लो, और 1200 शेयर्स। ध्यान से समझना क्या चेंज हो गया। नंबर ऑफ ऑप्शंस यू आर ऑफरिंग, नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ साथ आपने प्राइस पर ऑप्शन भी चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ, कंपनी पहले कितना लॉस में थी? 25 रुपए थी, और कौन सा 200 वाला, मतलब 175। अब 175 तो आप अकाउंटिंग करते चले आ रहे हो, लेकिन अब तो आप 15 ही दे रहे हो, तो 10 रुपए का एडिशनल एक्सपेंस दिख रहा है सीधा सीधा, और 200 शेयर्स एडिशनल और आ गए, तो इन 200 और 10 रुपए का भी तो इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ रही, ये एडिशनल एक्सपेंस कैसे हो रहा है। अब अपन इसको क्वेश्चन में जब ढालेंगे ना, तब अपन इसको और अच्छे से देखेंगे। ये समझ में आया? चलो, तो अब अपन समझते हैं कि व्हाट इज द एडिशनल एक्सपेंस एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। क्योंकि एग्जाम में हम नॉर्मल वाला तो कर लेंगे, लेकिन एडिशनल एक्सपेंस निकालना भी जरूरी है। और ये मॉडिफिकेशन आना बहुत मतलब आना रेयर नहीं है। मॉडिफिकेशन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो मैं आपको दिखाता हूं। नाउ देखो, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स।
अब इस केस में क्या करोगे, जो आपके एडिशनल ऑप्शंस हैं इनटू नंबर ऑफ, आवाज आ रही है, एक बार लीव करो मीटिंग और फिर ज्वाइन करो आप, इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज अगर किसी को भी नहीं आ रही होती तो मुझे यहां दिख जाता। हाँ चलो, एडिशनल ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू पर ऑप्शन आफ्टर मॉडिफिकेशन। आपने जो नई वाली फेयर वैल्यू दी है 15 रुपए अपने एग्जांपल में, उससे इंटू करना है। और सर कितने एडिशनल शेयर्स, तो 200 इंटू 15, तो ये आ जाएगा अपना एडिशनल। ये कब आएगा, जब आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ाए। सर आपने क्या किया, आपने यहां पे क्या किया है सर, आपने अगर डिक्रीज कर दिया एक्सरसाइज प्राइस, सिर्फ एक्सरसाइज प्राइस, हो सकता है सर आपने ना 1000 ऑप्शन ही रखे लेकिन आपने कर दिया 10 रुपए। अब नाउ यू हैव रिड्यूस द प्राइस, और 1000 ऑप्शन ही हैं दोस्त, तो जब 1000 ऑप्शन हैं तो आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालो, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आफ्टर मॉडिफिकेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर मॉडिफिकेशन। कितना आ गया सर, यहां पहले 25 था, यहां अपने एग्जाम्पल में 10 हो गया, तो 15 रुपए से एडिशनल एक्सपेंस पर ऑप्शन बढ़ेगा। अच्छा ऑप्शन उतने ही है, तो ये आपको अलग से एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, यस और नो। तो ये चीज हो जाएगी आपकी क्या, एडिशनल एक्सपेंस। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको आप लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देंगी, वो सारी की सारी चीजें अपने को लिख लेनी है। रीजन बीइंग, मैं ये नहीं चाहता कल को आपको ना, मेरी अप्रोच ये कि यार कल आप ना, कल नहीं मतलब जब भी आप रिवीजन करो तो आपको 10 से 12 किताबें नहीं दिखनी चाहिए, एक स्टडी मटेरियल हो जिसमें आपका सब कुछ हो जाए। एक सेकंड, इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। सो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस में हमें दो तरीके समझ में आए। एक तो दोस्तों आया क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑप्शन। दूसरा, हम हो सकता है शेयर की एक्सरसाइज प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, और उसमें क्या होगा कि अगर हमने नंबर ऑफ ऑप्शन इंक्रीज करे तो जितने एडिशनल ऑप्शन है उसका इनटू क्या करेंगे अपन, जो नई फेयर वैल्यू है, नई फेयर वैल्यू मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन इन द स्कीम, मॉडिफिकेशन की चेंज, मॉडिफिकेशन के बाद जो चेंज हुआ है वो वाली, तो वो क्या आ जाएगा अपना एडिशनल एक्सपेंस। और ऑलरेडी हमने जो एक्सपेंस बुक करके रखा है वो भी तो इंक्लूड करेंगे। तो दोनों तरीके के एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करने के बाद जो हमारे पास आएगा दैट इज नथिंग बट दी टोटल एक्सपेंस पर एनम, जिसकी अकाउंटिंग हमें एज पर दी इंड AS 102 करनी है। बस होपिंग ये इतना कर लिया अपन ने। हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, चौथी प्रॉब्लम आएगी अपने को, ट्रीटमेंट ऑफ, ये हम देखो हमने समझा व्हाट इज मॉडिफिकेशन, व्हाई मॉडिफिकेशन, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड एज एडिशनल एक्सपेंस। नाउ अब इसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग पे कैसे करेंगे, राइट तो ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, ये भी साथ साथ में लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अब इसको बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो देखना है। तो इंड AS बोलता है इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। मान लो मैंने वेस्टिंग पीरियड 4 साल का 4 साल ही रखा दोस्त, और दूसरे साल के बाद मैंने चेंज किया है ना, तो जो जितना रिमेनिंग है मतलब 2 साल बचे अब, तो 2 साल में आप रिमेनिंग जो एडिशनल एक्सपेंस है उसको कैपिटलाइज कर दो, मतलब एक्सपेंस इट ऑफ कर दो। ठीक है, क्या होगा, सिंपल कि भाई साहब मैंने देवांश को 4 साल का ऑफर दिया, देवांश को 1.5 साल में ही समझ में आएगा कि यार नहीं, तो अब 2.5 साल बचे, तो उस 2.5 साल में एडिशनल एक्सपेंस को भी बुक करना पड़ेगा। और कैसे बुक करना है, सेम एंट्री,
मतलब आपको क्या है, देखो एक्सपेंस पर एनम की जो टेबल है उसमें जो टोटल एक्सपेंस आता है वो प्लस एडिशनल एक्सपेंस, तो जितना जो फिर जो एडिशनल एक्सपेंस के बाद जो क्यूमुलेटिव टोटल आएगा लास्ट में दोनों को मिला के, उन दोनों को टोटल एंट्री में लिख देने का। तो अकाउंटिंग एंट्री तो वही है लेकिन अमाउंट बदल जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब इसमें यहां पे लिख लेंगे कि भाई इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। तो ये व्हाट डू यू मीन बाय रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जिस दिन से मॉडिफिकेशन हुआ है, टू वेस्टिंग डेट, टू वेस्टिंग डेट। ये कंसेप्ट होना चाहिए अपना, ये कंसेप्ट होना ही चाहिए कि भैया जिस दिन से चेंज हुआ है उस दिन से अपने को रखना है। तो अब अपने को क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे पहले क्या देखना है, क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ, पहले तो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है तो देखो मॉडिफिकेशन किस वजह से, क्या सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं? यस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ फेयर वैल्यू में भी चेंज है, या ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू में ही सिर्फ चेंज हो। दोनों चीज समझ में आ गई। तीसरा आपको क्या देखना है, चेंज अगर एक्सरसाइज प्राइस में चेंज हुआ है तो उसका इंपैक्ट कैसे एडिशनल एक्सपेंस में देना है, तो अपने को ये याद रखनी है। और अगर ऑप्शंस के साथ साथ मॉडिफाई फेयर वैल्यू में चेंज हुआ है तो उसका भी इंपैक्ट यहां से चेक करना है। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन अपन लेते हैं सो दैट, अच्छा ये क्वेश्चन सेम उठाएंगे अपन। अपना एग्जांपल कौन सा होगा ये? हाँ, फोर्थ। ओके, चलो तो अपन ये एग्जांपल नोट करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट एग्जाम्पल नंबर 5 की 4, ये फोर्थ होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, HD लिमिटेड ग्रांटेड 100 ऑप्शंस to each of its employees on 1st April 2022. Fair value of the option on 1st April 2022 was rupees 30. Number of employees 100 हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन 31st मार्च 2023, अच्छा इसी तारीख से चालू हुआ तो 30 रुपए ही थी उस दिन फेयर वैल्यू, ईयर एंड तक 18 रुपए हो गई। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज ऑन नेक्स्ट ईयर एंड तक ना 9 रुपीज। वेस्टिंग पीरियड 3 साल था, मतलब 1 अप्रैल 2022 से अगर आप 3 साल गिनोगे तो 2025 तक जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल में इनकी फेयर वैल्यू कितनी डाउन हो गई? 9 रुपए हो गई। अब यहां पे इनको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर इनको ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है, बिकॉज अदरवाइज एम्प्लॉय तो लीव करके चले जाएंगे। तो सर ऑन 31st मार्च, जिस दिन पे 9 रुपए हुई उसी दिन HD लिमिटेड मॉडिफाइड द प्लान एंड रिड्यूस्ड द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कौन सी थी? ऊपर दी हुई थी, यस और नो। लेकिन अब ड्यू टू विच फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 12 रुपए। 12 रुपए कर दी गई। कैलकुलेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज पर ईयर आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो पहले तो अपने को एक्सपेंस रिकॉग्निशन करना है, तो पहले अपन इसको सिर्फ समझेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम यहां पे ना स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस विदाउट मॉडिफिकेशन। सर विदाउट मॉडिफिकेशन मतलब ऐसा मान के क्वेश्चन करो कि मॉडिफिकेशन है ही नहीं, क्योंकि डे 1 पे तो आप वैसे ही एक्सपेंस बुक करते हो। तो देखो पार्टिकुलर्स, है ना, पार्टिकुलर्स के अलावा 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025, दैट इज द ईयर नंबर 3। देन आ जाएगा आपका नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड
expected to complete wasting period. B, number of options. C, fair value of option. D, period factor. और आ जाएगा आपका फिर क्या, टोटल एक्सपेंस लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस, और देन आ जाएगा एक्सपेंस पर एनम, सॉरी, एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। यही आ जाएगा आपका। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है अभी तो एज ऑफ नाउ। देखो डे वन पे तो अपन ऐसा मान के कर रहे हैं स्टेप नंबर वन में कि भाई कोई मॉडिफिकेशन है ही नहीं। अब मॉडिफिकेशन कोई है ही नहीं तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे? देखो बहुत सिंपल है। कितने एम्प्लॉइज, सॉरी कितने एम्प्लॉइज हैं? 100 एम्प्लॉइज, यस और नो? सर नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने दिए आपने? ये भी 100 दिए, हर बंदे को 100 ऑप्शंस दिए ना। फेयर वैल्यू 30 रुपए थी डे वन पे, यस और नो? और पीरियड फैक्टर 1/3, 2/3, 3/3, कितना आ रहा है जरा बताना? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। 100 इंटू 100 10,000 इंटू 30, 3 lakhs डिवाइड बाई 3, 1 lakh है ना। और ये भी 1 लाख आ जाएगा सीधा सीधा। यहां पे हो जाएगा ये 2 lakhs, लेकिन इसमें से 1 लाख लेस करना पड़ेगा तो अपना अगेन ही आ जाएगा 1 लाख। ये आ जाएगा 3 lakhs, इसमें लेस कर दिया 2 lakhs तो ये आ जाएगा 1 लाख। याद रहेगा फटाफट से। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया अपना क्या, स्टेप नंबर 1, ये तो होना चाहिए था, बट एक्चुअल में यहीं पे हमारे साथ क्या दिक्कत हो गई, यहां पे जाके ये 30 की जगह कितनी हो गई 18, और यहां तो ये 9 रुपीज बची 30 की जगह। तो अब आप ऑब्वियसली एम्प्लॉय डिसइंटरेस्टेड है तो आपको उसको नया मॉडिफिकेशन लेके आए इस डेट पे, जिस डेट पे आप मॉडिफिकेशन लेके आए वहीं से आपको चेंज करना है एस्टिमेट वगैरह, यस और नो? अच्छा इस डेट से आपका वेस्टिंग पीरियड कितना बचा है? 1 साल बचा है, एग्जैक्ट 1 साल बचा है। तो अब अपने को लिखना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे दोस्त, हम कैलकुलेट करेंगे एडिशनल एक्सपेंस, क्योंकि अब मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसकी वजह से एडिशनल एक्सपेंस भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा एडिशनल एक्सपेंस के लिए मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस पढ़ाए हैं क्या? 100 की जगह 120 दे रहे हो क्या? नहीं, क्या कर रहे हो आप? 12 रुपए कर दिया 30 की जगह। कहना ही से 18 रुपए का एडिशनल एक्सपेंस आ गया। तो अपन ने क्या देखा था क्वेश्चन पढ़ते से ही कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर मॉडिफिकेशन कितना है? यस। और करंट डेट पे, जिस डेट पे मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन कितना है? ये तो इनिशियल ग्रांड डेट पे 30 रुपए था, लेकिन जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन कितना है? ये 9 लेना है अपने को। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर मॉडिफिकेशन कौन सी डेट पर? 31 मार्च 2024। सर ये 9 रुपए है, और इनका डिफरेंस आएगा किससे? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आफ्टर मॉडिफिकेशन ये कितना आ जाएगा?
12, डिफरेंस आया ₹3। इसको बोलेंगे चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मतलब आप स्टोरी समझो, एचडी लिमिटेड इनसे क्या बोल रही है कि भाई साहब आज की डेट में आप इस शेयर को, जो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं वो तो 9 रुपए का है, लेकिन आप टेंशन मत लो, उसकी प्राइस 9 रुपए हो या 10 रुपए हो, मैं आपको 12 रुपए दूंगा। कहना इससे ये 3 रुपए का बेनिफिट हो गया उसके लिए। और ये जो 3 रुपए का बेनिफिट है, ये 3 रुपए पर ऑप्शन चेंज हो गया आपका। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कितना बचा है, आपने अभी बताया था मुझे। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज इक्वल्स टू 31 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च 2025, दैट इज 1 ईयर। सो additional expense will be recognized for only 31st March 2025 वाले ईयर। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, सर 100। नंबर ऑफ ऑप्शंस 100। यहां पे आता था फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यस और नो, बट यहां पे अपन लिखेंगे फेयर वैल्यू नहीं, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, 3 रुपए। डी, पीरियड फैक्टर, कितना साल बचा है वहां से, पीरियड फैक्टर 1/1 आएगा, बिकॉज ये होगा बेस्ड ऑन रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। expense equals to a into b into c into d, 100 into 100, 10,000 into 3, 30,000। और ये कौन से साल के लिए दोस्त, हाँ, तो तीसरे साल में आपका एडिशनल एक्सपेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऑलरेडी आप कितना एक्सपेंस राइट ऑफ करोगे, 1 लाख, और ये 30,000। तो अब स्टेप नंबर 3 क्या लिखोगे आप, टोटल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। एक्सपेंस ऑलरेडी जो आपने लिख लिया, दैट इज फ्रॉम स्टेप नंबर 1, और एडिशनल एक्सपेंस स्टेप नंबर 2। ये 1 लाख था, यहां तो कुछ नहीं था, लेकिन ये 30,000 हो गया था, तो ये 1 लाख होगा टोटल एक्सपेंस आपका। ये भी 1 लाख हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, ये हो जाएगा 1,30,000। नाउ दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, एडिशनल एक्सपेंस। आया समझ में, कुछ नहीं किया सर हमने इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया, देखो शुरुआत में स्टेप नंबर, जब भी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन, स्टेप 1 do it as there is no modification, and step number 2 कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, और दोनों को मैच कर दो तो आपका टोटल आ जाएगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोलते जनरल एंट्री निकाल दो, तो आपका पहले साल का होगा, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1 लाख, दूसरे साल भी 1 लाख, और तीसरे साल 1,30,000। दूसरी एंट्री P&L टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और चौथे साल आपका क्या आ जाएगा, टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस की एंट्री, है ना। ऑल्दो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन ये
एक्सपेंस पर एनम कैलकुलेट करने के लिए जरूर बोलेगा। अच्छा, एक अपन ने एग्जांपल देख लिया नॉर्मल वाला जिसमें एक्सरसाइज प्राइस हम कम कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपनी बेसिक्स के लिए, सो दैट कि फिर हम मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज करेंगे और प्राइस भी कम करेंगे, सो दैट आपको ये वाली वैरायटी भी समझ में आ जाएगी। तो ये इसके बाजू वाला ही क्वेश्चन उठाते हैं ना अपन। क्या है कि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पेस्ड हो गया आपका? उसको करना पड़ेगा एग्जाम का, मतलब वो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करना है या एग्जाम अपीयर करने से पहले? अच्छा, मतलब 1 नवंबर से पहले पहले आपको करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, फिर तो ठीक है। आज एक काम करता हूँ, देखता हूँ उसको, ओपन करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन। अच्छा, हाँ किसी ने ज़्यादा इस पे बोला भी नहीं है। चलो देखते हैं आज। चलो, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा दोस्त। ऑनलाइन में तुम लोग लिख भी रहे हो कि चद्दर ताने सो रहे हो। नहीं, मैं क्या, तुम लोग जब जवाब देते हो तब मैं तुम्हें छेड़ने के लिए और बोलता हूँ। चलो, ये नया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। HD Limited granted 30,000 stock options on 1st April 2022 with vesting period of 4 years। वेस्टिंग पीरियड ऑफ 4 years के बाद अपना है कि फेयर वैल्यू उस दिन पे कितनी थी, 50 रुपए। 1 जुलाई 2024, मतलब 1.5 साल बाद। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वॉज ₹30 एंड हेंस इन स्कीम वॉज मॉडिफाइड। 50 थी, 30 हो गई उस दिन, तो स्कीम को मॉडिफाइड किया और एक्सरसाइज प्राइस को रिड्यूस कर दिया और फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कर दिया कितना, 40 रुपए। कि आपकी प्राइस उस दिन कितनी हो गई, आपको दिख रही थी 30 रुपए, आपने, कंपनी ने 40 रुपए बोल दिया कि हम आपको 40 दे देंगे। नंबर ऑफ ऑप्शन वेयर इंक्रीज टू 32,000। पहले आप कितने दे रहे थे, 30, अब कितने दे रहे हो, 32। एडिशनल 2,000 प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। यस और नो? चलो, तो इसको अपन सॉल्व करें। लिख लो इसको फटाफट से, इसमें अपन मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं तब तक। एक्सपेंस पर एनम, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस विदाउट मॉडिफिकेशन। सेम कैसे करोगे इसको सर? एक तो आ जाएगा 31 मार्च 2023, फिर 31 मार्च 2024, इसमें 4 साल हैं, तो 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026। पर्टिकुलर्स ए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। बी, number of options per employee। C, fair value of options। D,
पीरियड फैक्टर, और ये आ जाएगा अपना टोटल एक्सपेंस, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ये हो गए अपने, और इसमें फिर अपन कर देंगे लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, और फिर आ जाएगा एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर। चलो चलो अब इसमें अपन देखें, निकालो इसको आंसर। कितने थे, चल सॉल्व करते हैं साथ में। सर हमारे पास थे 30,000 ऑप्शंस, और कितने लोगों को 30,000 ऑप्शंस देने थे, वेस्टिंग पीरियड 4 इयर्स। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 30,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपना एक ही है, एक ही मान लो। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, पीरियड फैक्टर 1/2/3 और 4/4, निकाल लो इसको। 3,75,000, 7,50,000, 11,50,000 और 15 लाख। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, और ये आ जाएगा 3,75,000, ये आ जाएगा 3,75,000 अपने को लेस करना है यहाँ से, यहाँ पे अपने को 7.5 लाख लेस करना है, यहाँ अपने को 11,25 लेस करना है। कितना आया, 3,75,000, ये कितना बचा अपना, ये भी उतना ही बचा, ये भी उतना ही बचा होगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं अपन मेन स्टेप पर, दैट इज स्टेप नंबर 2। यहां पे अपने को क्या निकालना है, एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस के लिए सबसे पहले अपने को वो फेयर वैल्यू का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू मतलब हम निकालेंगे चेंज इन फेयर वैल्यू पर ऑप्शन। जिस दिन हमने मॉडिफिकेशन किया उस दिन फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी, 30 रुपए, है ना। तो निकालेंगे फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन, दैट इज 30, और फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन
क्योंकि इसमें दो चीजें हैं ना, ऑप्शंस भी चेंज हो रहे हैं। तो आ जाएगा कितना, चेंज इन फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, याद रहेगा। ये क्यों कर रहे हैं सर, ये इस 10 रुपए का भी तो एडिशनल एक्सपेंस कंपनी को बियर करना है। साथ ही साथ मुझे आप बताओ रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कितना है, क्योंकि हमें रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना है एडिशनल। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड आप मुझे बताओ कौन सी डेट पे एक्सपेंस वो हो रहा है, सॉरी मॉडिफिकेशन आ रहा है, 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स तो 2024 के और एक पूरा साल 2025 का, तो 9 + 12 21 मंथ्स। तो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कैसे निकलेगा सर, 1 जुलाई 2024 टू 31 मार्च 2026, अराउंड 21 मंथ्स। यस और नो? ठीक है, आप चाहो तो इसमें ऐसा कर सकते हो, 31 मार्च 2025 तक आपके 9 मंथ्स हैं और 31 मार्च 2026 तक के लिए आपके कितने हैं, 12 मंथ्स। टोटल कितने हो जाएंगे, 21 मंथ्स। अब आ जाते हैं अपन एडिशनल एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन ऑप्शंस। चेंज इन नंबर ऑफ ऑप्शंस, दो जगह पे निकालना पड़ेगा एडिशनल एक्सपेंस, एक तो चेंज इन नंबर ऑफ ऑप्शंस की वजह से और दूसरा इसकी वजह से, दैट इज चेंज इन एक्सरसाइज प्राइस। तो चलो सिंपल है, सबसे पहला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 1, एडिशनल ऑप्शंस, 1 मिनट, आपको 2 साल में इंपैक्ट आ रहा है ना, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026, कितने एडिशनल ऑप्शन है, 2000। तीसरा फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन कितनी है, 40। पीरियड फैक्टर 9/21 और 12/21, ये समझ में आया कि नहीं। पीरियड फैक्टर सर हम 9/21 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ 21 मंथ्स ही रिमेनिंग है और यहां 12 मंथ्स पेंडिंग है। निकाल लो एक्सपेंस, थ्री 4 2 8 5 6, ऑनलाइन में 5 बोल रहा है, एक आधा रुपए ऊपर नीचे, और ये 45714 आ रहा है क्या, ठीक है। चलो ये हो गया एडिशनल एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन ऑप्शंस। अब अपन आते हैं एडिशनल एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन एक्सरसाइज प्राइस, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेम आ जाएगा। देखो ये चीजें तो सेम आएंगी आपकी, बस आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026, एक एम्प्लॉय 30,000 हैं आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस। क्यों, एक्सरसाइज प्राइस जब चेंज हुई तब तो आपके पास 30,000 पूरे के पूरे थे ना, चेंज इन ऑप्शन में आप सिर्फ 2,000 का इंपैक्ट लाए हो यहां, लेकिन आपने डिफरेंस नहीं लेके आए, यहां सीधे 40 लेके आए हो। और इसको आप कैसे लेके आए,
सर फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन, दैट इज यहां पे फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन नहीं आएगा, यहां आएगा चेंज इन मॉडिफिकेशन। तो आपका आ जाएगा दोस्त 10 10 9/21 12/21 और ये आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। कितना आ रहा है? वेरी गुड अखनूर, 128,571 और ये आ जाएगा 171,429। याद रहेगा? बस लिखो स्टेप नंबर 3, टोटल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। क्या करना पड़ेगा सर? पहला तो स्टेप नंबर 1 का टोटल ले आओ, फिर ले आओ स्टेप नंबर 2 का, और हर साल के लिए लेके आना है। तो कैसे आएगा सर? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026। 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000 पहले चारों साल में आएगा, यस और नो? और उसके बाद एक तो आगे आएगा 34285 और दूसरा आएगा 128,571 और यहां कितना आ जाएगा? 45,714 और 171,429। टोटल कर दो तो सर ये 375 तो पूरा ही है, ये भी 375 पूरा है, ये कितना हो जाएगा? 537,856 और ये 143। तो दिस इज नथिंग बट द टोटल एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? याद रहेगा बहुत अच्छे से? चलो, तो हमने दोनों चीजों का इंपैक्ट देख लिया। एक जहां पे दोनों आए तो दोनों में क्या होगा, हमें पहले तो ऑप्शन का चेंज देना, ऑप्शन की वजह से एडिशनल एक्सपेंस, और दूसरा एक्सरसाइज प्राइस कम करने की वजह से एडिशनल एक्सपेंस। अब इससे मिलता जुलता और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अपन एक करते हैं। मॉड्यूल में आप आना, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 8 9, हाँ इस पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिएगा, एंड देन अपन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 अगर पूरा देखोगे तो फिर मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन में यस, ऑनलाइन में मॉडिफिकेशन, हाँ बेटा आईसीआई का स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया, ये रहा पूरा क्वेश्चन। नाउ Marathon Incorporation issued 150 share options to each of its 1,000 employees subject to subject period of condition of 3 years. दिखा? Fair value of the option given was calculated at 129. मतलब कितनी फेयर वैल्यू थी उस दिन? 129 रुपीज। बिलो आर दी डिटेल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। अब इसमें ना सब चीजें हैं, तो अब देखना। हाँ हाँ, 35 employees left and further 60 employees left expected to leave in year 1. Share option repriced at market price have fallen to ₹50. 129 से कितनी हो गई? 50. After the repricing they are worth now 80. मतलब repricing का मतलब is nothing but modification. Hence expense is to be expected to increase by ₹30. Year 2 30 एम्प्लॉइज और चले गए और 36 अगेन लेफ्ट हो सकते हैं, और ईयर 3 में 39 एम्प्लॉइज लेफ्ट। हाउ द मॉडिफिकेशन स्लैश रीप्राइसिंग विल बी अकाउंटेड फॉर? कैसे आप इसको अकाउंट फॉर करोगे? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लें अपन।
ये देखो, ईयर दिया है क्या, नहीं दिया, तो अपन क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, देखो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट कितने थे शुरुआत में, सर अपने पास थे 1000, लेकिन 1000 एम्प्लॉइज तो थे, पहले साल छोड़ के कितने जाने वाले हैं, 60 तो आपको एक्सपेक्टेड लग रहे हैं और 35 तो एक्चुअल में चलेगा। और हमने सीखा है जब भी एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दें तो हमें दोनों का ट्रीटमेंट देना है, तो हम क्या करेंगे सर, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, लेस 35 और लेस 60, कितना बचा, आई थिंक 95 गए, तो 905 एम्प्लॉइज बचे आपके पास इनिशियली, यस और नो। इसके बाद 30 गए और 36 गए, कितना बचा, तीस एम्प्लॉइज लेफ्ट, तो 35 प्लस 30 दैट इज 65 और 36 899, सर 899 एम्प्लॉइज, और यहां पर तो 896 ही बचेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, सिंपली देखो कि इस तरह से करना है अपने को, 1000 लेस 35 लेस 30 और कुछ एक्सपेक्टेड टू लीव है क्या, 36, यस और नो, ये 899 आ रहा है। अच्छा ये कितना हो रहा होगा, 1000 लेस 35 लेस 30 और लेस 39, बस, तो ये आ गया। अच्छा फेयर वैल्यू पर ऑप्शन कितना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय 150, तो सर ये आ जाएगा 150। सर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है, हाँ 129, निकाल लो कैलकुलेशन से, पीरियड फैक्टर 1/3 2/3 3/3, कितना आया ऑनलाइन, राहुल का आंसर है सर 5837,250, यही फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, 115,971,000, और इसमें से लेस करेंगे 583,7250, ओके। देन अपन करेंगे 173,376,000, तो इसमें क्या कर लेंगे 115 597, कितना है 100, कितना बचा, सेकेंड ईयर में कितना है टोटल, 5759,850, और ये 4500, ओके हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 जो बहुत आसान था। अब अपन आ जाते हैं स्टेप नंबर 2। क्या कैलकुलेट करना है हमें, एडिशनल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, और एडिशनल एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा दोस्तों, फटाफट से एडिशनल एक्सपेंस निकालना है। अच्छा इसमें क्या हुआ, ऑप्शंस बढ़ाएं क्या, नहीं सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, तो बहुत अच्छा, ये तो और आसान हो गया अपने लिए। सर फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन कितनी हो गई थी, सर ₹50। फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन कितनी है, ₹80, कितना हो गया,
चेंज इन फेयर वैल्यू 30, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना। और रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कितना है? वेस्टिंग पीरियड इक्वल्स टू 2 ईयर्स, क्योंकि ईयर वन में ही चेंज कर दिया एंड में आपने। तो अब यहां से कैलकुलेट कर लो ईयर 2 ईयर 3 के लिए क्या, नंबर 1 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो सेम ही आ जाएगा यहां से। हाँ, ये आ जाएगा, कितना आ गया 899, और इधर आ जाएगा 896, 150 150। एडिशनल ऑप्शंस हैं क्या कि नहीं? वही है, वही है सर। चेंज कितना है 30 रुपए, और ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/2। कितना आया? सॉरी, और ये 000। अब एक चीज नोटिस करना है, इस क्वेश्चन में अपने एग्जाम्पल से एक डिफरेंट चीज है, इसमें पूरे 2 साल है। तो अपने को ये पूरे 2 साल हैं, तो अपने को इस साल का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक अपन ने देखा ना, अपॉन में अपन ने नंबर ऑफ मंथ्स यूज करे थे पिछली बार, 9/21 और 12/21। तो 12 क्या था, इसी साल का करंट था, और इसका ये इसी साल का था। लेकिन इसमें तो दो, हाँ क्यूमुलेटिव हो जाएगा, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव बोलना पड़ेगा। लेस करेंगे इसमें से एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। ये छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक है जो एग्जाम में हमें एग्जाम्पशन से दूर कर देती हैं। क्या आएगा 2009250 एक्सपेंस। स्टेप 3 टोटल एक्सपेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं सर, ईयर 1 ईयर 2 और ये आ जाएगा अपना ईयर 3। और स्टेप 1 में कितना आ रहा था अपना आंसर, 5837,250, यस और नो। फिर आया था 5759,850, और ये आया था 5740,500। और स्टेप 2 का कितना आया, 2022,750, 200,9250। टोटल कर लीजिए, यह आ जाएगा अपना टोटल एक्सपेंस। खत्म क्वेश्चन। ये कितना आ जाएगा अपना 777782,600 और 774। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन अपना पूरा समाप्त। अब यहां अपने को देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल 10 हो गया। वापस से मॉड्यूल में आते हैं, कोई क्वेश्चन है क्या जो अपन कर सकें? ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज ICI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 9। QA लिमिटेड हैड on 1st April 2011 granted 1000 share options each to 2000 employees. The options are due to waste on 31st March provided the employees remains in unemployment till 31st March 2014.
ठीक है, मतलब कितने साल का हो गया, एक 4 साल का दे रहा है, 3 साल का दे रहा है, सर 3 साल का 2011 में दिया तो 2014 तक बोल रहा है, तो 12 13 14 3 साल का वेस्टिंग पीरियड आ गया। ऑन 1 अप्रैल 2011 द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एस्टिमेटेड दैट 1800 एम्प्लॉइज वुड क्वालिफाई फॉर द ऑप्शन। उनको लगा 1800 एम्प्लॉइज क्वालिफाई कर जाएंगे ऑन 31st March 2014। दिस estimate was amended to 1850 employees on 31st March 2012 and 1840 employees on how much 2013। ठीक है, याद रखना ये चीज। ओके सर, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2011 फेयर वैल्यू कितनी है 1.20, इसको इंक्रीज कर दिया गया 1.30 एज ऑन 31st March, but due to challenging business conditions the fair value declined thereafter। in September 2012 the fair value was 0.90। the directors reprised मतलब modified the option and this caused the fair value increase to 1.05। 1.05 मतलब नई वाली हो जाएगी, यस और नो? सर ये नई वाली फेयर वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी सर? इससे अपन निकालेंगे चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैसे निकलेगी? 0.90 और 1.05 के बीच का डिफरेंस। ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एंड बाय 31st March 2023 क्या हो गया? फेयर वैल्यू क्या हो गई 1.25। QA लिमिटेड डिसाइडेड दैट एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू रीप्राइसिंग एज ऑन 30th September should be spread over the remaining vesting period from the 30th September to 31st March 2014। Suggest the suitable accounting treatment for these transactions as on 31st March 2013। मतलब वो आपसे पूरा 31st March 2014 तक का नहीं पूछ रहे, 31st March 2013 का जो एडिशनल एक्सपेंस है उसका ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। अपन तो पूरा कर देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको एक बार मैं होमवर्क में दूं या यहाँ पे ट्राई करोगे? होमवर्क में इसको सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे याद रखना कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो अपने को थोड़ा सा अच्छे से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। अरे यस और नो याद रहेगा? क्योंकि इसके बाद अपने को स्टार्ट करना है अपना कैंसलेशन। कैंसलेशन जैसे ही खत्म हुआ तो अपना चालू हो जाएगा बाकी की चीजें। तो हार्डली एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर में अपना शेयर बेस्ड पेमेंट ओवर हो जाएगा। बट स्टिल अपने को QA लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ सो दैट याद रहेगा। क्वेश्चन 9 ये यहीं करा दूं, होमवर्क करना फिर। ये RTP में 2 बार आ चुका है, ठीक है। ये रहा, सर क्या करना है, इसका होमवर्क करना है। अब हमें आना है एक नए कंसेप्ट पे एंड दैट इज कैंसलेशन। दिख रहा है आप लोगों को? सर कैंसलेशन इज द लास्ट स्टेप इन द ई शॉप। ये इंटर में ना हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था ना ही कैंसलेशन पढ़ा था, हम सिर्फ वहां पे रुक जाते थे। कहां पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वेस्टिंग पीरियड की कंडीशन को देख के। यहां पे अपने को कैंसलेशन भी समझना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय द कैंसलेशन टर्म? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, इट मींस कैंसलेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। मतलब सर वेस्टिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम कैंसिल कर दी। किसने कर दी? कंपनी ने। सर ऐसा क्यों? तो कंपनी ऐसा क्यों करेगी? पहले फिर दिया ही क्यों? तो कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि यार जो वो बेनिफिट दे रही थी, जिस वजह से बेनिफिट दे रही थी, आपको बेनिफिट दे रही थी, क्यों दे रही थी? आप वैल्यूएबल एम्प्लॉय थे। अब आपको इसलिए भी दिया जा रहा था कि मान लो यार मेरा एक कोई कॉम्पिटिटर है, समझना HD लिमिटेड, इसका एक कोर कॉम्पिटिटर है NV लिमिटेड, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहां के जो इफिशिएंट एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, तो ये इनको क्या करेगा? पोच करेगा।
पोच करेगा मतलब इनको ले जाएगा, इनको ना ये ना जाए, इसके लिए एचडी लिमिटेड को इनको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम देनी थी। बट क्या हुआ, समय के साथ ये कंपनी ही बंद हो गई, इस पे इतना डेट आ गया कि ये कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गया। मैं इनको फिर ऑफर दूंगा क्या, मैं कैंसिल कर दूंगा। तो सर जितने पीरियड तक आपने दिया वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा सर वेस्टिंग पीरियड में ही क्यों कैंसिल होगा, सोच के देखो ना, वेस्टिंग पीरियड तक तो आपको सर्व करना है बीइंग एन एम्प्लॉय, वेस्टिंग पीरियड के बाद तो गेंद आपके हाथ में आ गई, फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो फिर तो मैं रोक ही नहीं पाऊंगा बीइंग कंपनी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 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 कैंसिलेशन की बात आएगी तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड को ध्यान में रखना पड़ेगा। वेस्टिंग पीरियड के दौरान हम इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, बट एक बार एक्सरसाइज पीरियड आ गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, अच्छा इसके हटने से इनका तो बेनिफिट पूरा हो गया ना। अब जैसे ही इनका कंपनी को लगा कि भैया मेरा बेनिफिट खत्म, तो वो अपने को क्यों देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम, एम्प्लॉय को मैं कुछ भी लालच दे दूं, भाई उसको जाना है तो फिर जाना है, भाई वो चाहता है कि भाई नहीं बन रही नहीं बन रही तो फिर नहीं बन रही, जाओ फिर आप कुछ भी कर लो। तो फिर वैसे ही कंडीशन में भी कंपनी क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, at the time of the cancellation it is assured that the benefit from the scheme is already derived up to डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन आप कैंसिल, जैसे मॉडिफिकेशन में क्या होता था, मॉडिफिकेशन में एडिशनल एक्सपेंस कब निकालते थे, जिस दिन मॉडिफाई हुआ, तो वहां यहां पे भी वही चीज होगी कि जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उससे पहले तक का तो आप बेनिफिट दोगे ना यार। Hence, entire employee benefit expense relating to the period after cancellation is recognized in the year of cancellation। मतलब जिस साल आप स्कीम कैंसिल कर रहे हो उस साल उसका अलग हो जाएगा एक्सपेंस, मतलब जो रिकॉग्नाइज होगा ना एक्सपेंस वो कैंसिलेशन वाले ईयर में ही रिकॉग्नाइज होगा अलग से। सर सोच के देखना, आपने कैंसिल करी स्कीम, आपने कैंसिल करी स्कीम, मैंने संस्कार को बोला कि भाई संस्कार 3 साल तेरे को सर्व करना है, 2 साल में मेरा कॉम्पिटिटर ही खत्म हो गया, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं मेरा ऑनेस्ट एम्प्लॉय तो था कि नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ लगा रहा। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि जब संस्कार यहां पे लगा हुआ है मेरे साथ, तो भाई जब मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों नहीं देना हमें, यार देखो वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अगर ऐसा करोगे तो एक गलत मैसेज भी जाएगा, तो आपको उस टाइम पे एम्प्लॉय को कुछ कैश कंपनसेशन या कोई अदर देन कैश कंपनसेशन देना पड़ेगा ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द स्कीम। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि वही वो कोई इंसान, वो भी एक इंसान है, राइट। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्या देना पड़ेगा, अब या तो क्वेश्चन में अपने को देखना है, या तो कैश कंपनसेशन नहीं दिया तो दो पूरा जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्योंकि देखो एक एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लो एक एचडी लिमिटेड है और इनके एक एम्प्लॉय है कौन, देवांश, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, 2 साल में ही मैं कैंसिल कर रहा हूं। कहना इसे 2 साल तो मैंने अकाउंटिंग करी ना, करी कि नहीं, 2 साल के लिए जब मैंने अकाउंटिंग करी तो कहना इसे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कुछ तो अमाउंट आया होगा, आया कि नहीं सर, आया। तो इस अमाउंट को अब जब कैंसिलेशन के दौरान मैं इनको कोई कैश कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तो इस रिजर्व को यूटिलाइज कर लो और इससे ही कंपनसेशन पे ऑफ कर दो। तो देन ट्रांसफर, आपने कोई कैश कंपनसेशन नहीं दिया उसको सामने वाले को, तो इस रिजर्व को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में, और वहां से इनको कुछ कैश कंपनसेशन, सॉरी अदर देन कैश कंपनसेशन दे सकते हो। लेकिन इफ कैश कंपनसेशन इज टू बी पेड टू एम्प्लॉय, देन द कैश पेमेंट shall be treated as buyback। बाईबैक मतलब देखो आपने उसको बोला था कि 3 साल मेरे यहां पे काम कर, मैं तेरे को 1000 शेयर्स दूंगा एट 20 रुपीज। अब कहना इसे वो 1000 शेयर्स आप वापस से ही तो ले रहे हो कैंसिल करके, आपने ऑफर किया अभी एम्प्लॉय को, तो कहना इसे आपने अपने शेयर्स किसको दे दिए, एम्प्लॉय को। लेकिन अब एम्प्लॉय को अगर आप कैश कंपनसेशन दे रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बायबैक कर रहे हो अपने ही शेयर्स को, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ बायबैक। ये बात समझ में आती है, ऑनलाइन सिंपली समझना। एचडी लिमिटेड ने 1000 शेयर्स दिए, किसको दिए सर,
शेयर होल्डर सॉरी कंपनी के एम्प्लॉय को दिए। अब कैंसलेशन की वजह से ये 1000 शेयर वापस जाएंगे, तो ये कुछ और नहीं बायबैक है। और ये बायबैक का अमाउंट कैसे पता चलेगा? अगर कोई कैश कंसिडरेशन दिया है, अगर कोई कैश कंसिडरेशन दिया है तो उसको आप बायबैक ऑफ सिक्योरिटी मान के चलोगे। और बायबैक ऑफ सिक्योरिटी तभी मान के चलोगे जब आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम कैंसिल हो रही है ड्यूरिंग दी वेस्टिंग पीरियड। अदरवाइज आपका शेयर बेस्ड पेमेंट जो रिजर्व है वो कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। अच्छा, क्या पूरा कैश कंसिडरेशन पे करोगे? कुछ नॉमिनल पे करोगे। जितना नॉमिनल आपने पे किया उतना आप पे कर दो एम्प्लॉय को, और फिर जो रिमेनिंग बचा उसको जनरल रिजर्व में डाल दो। क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का अमाउंट आप ऐसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के रिस्ट्रिक्टेड यूज है, का रिस्ट्रिक्टेड यूज है, तो फिर उसको फ्री रिजर्व में आपको ले जाना पड़ेगा। और फ्री रिजर्व अपना कौन सा होगा? जनरल रिजर्व। तो and any excess payment to employees over fair value of the option as on the date of cancellation should be transferred to P&L. Any balance thereafter left in share based payment reserve transfer, मतलब मैंने उसके बाद कुछ बचा तो कहां पे जाएगा? जनरल रिजर्व। अदरवाइज जो बायबैक का पेमेंट है वो किसके थ्रू होगा? पीओरएल के थ्रू होगा। अभी अपन एग्जांपल में समझेंगे, डोंट वरी। तो सर एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री में आपको बताऊं बहुत सिंपल तरीके से पास करेंगे। हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता रहता है ना? तो जो अमाउंट यहां पे आ गया उसको रिवर्स मार दोगे कैंसिलेशन के दौरान टू बैंक। बैंक में क्या करोगे? देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, नंबर ऑफ ऑप्शंस और इनटू उनकी फेयर वैल्यू, ये तो आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, जो ऑटोमेटिकली टोटल हो ही रहा होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ऑप्शंस, अमाउंट पेड पर ऑप्शन, फेयर वैल्यू प्लस एक्सेस पेमेंट मतलब कैश कंसिडरेशन। और इनके बीच में जो बचा वो क्या हो जाएगा? पीओरएल। वो पीओरएल में क्यों जा रहा है? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ बायबैक ऑफ द शेयर। लेकिन ये कब आएगा? जब आप कैश कंसिडरेशन पे कर रहे हो। सर कैश कंसिडरेशन पे नहीं किया तो क्या करना है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू जनरल रिजर्व, बस। अच्छा, यहां इसके बाद यहां तो कुछ ही अमाउंट जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, इसमें उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचेगा, तो उसके बाद फिर से एक एंट्री पास करनी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। यहां वाला लेस करने के बाद जितना बचा उसको आप यहां से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो सर कहीं ना कहीं मुझे एक बात बता दो वापस से, व्हाट डू यू मीन बाय कैंसिलेशन? सर कैंसिलेशन इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। सर ऐसा क्यों होता है? कंपनी फील्स कि या तो बेनिफिट मिल गया या फिर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड ही नहीं है स्कीम में, तो भैया काय के लिए इस स्कीम को रन कर रहे हो? ट्रीटमेंट क्या होगा कि भैया डेट ऑफ कैंसिलेशन तक के सारी चीजें ऑलरेडी जो ड्राइव हैं उनको तो आप रिकॉग्नाइज करोगे, और बाकी के जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसको ईयर ऑफ कैंसिलेशन में लेके जाओगे। सर अगर कोई कंपनसेशन दिया तो क्या करना रहेगा? अगर कोई कैश कंपनसेशन है तो वहां पे आपको उसको बायबैक ट्रीट करना पड़ेगा, और एंट्री हो जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट पीएनएल डेबिट टू बैंक। और उस कैश पेमेंट के बाद जितना भी अमाउंट बचा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में उसको आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। और अगर कोई कैश कंपनसेशन दिया ही नहीं तो फिर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, दैट इज वाई हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो पूरा का पूरा कहां पे लेके चले जाएंगे? जनरल रिजर्व में, क्योंकि इसका यूज फ्री कर दें। याद रहेगा? याद रहेगा ये? चलो, तो आई होप यहां तक पूरा समझ में आया। डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो इसको मैं अब रफ कर देता हूं और इसको आपकी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर देता हूं। डन। ये आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया मैंने।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। एनी बैलेंस देयर आफ्टर लेफ्ट इन शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू whom? It will be transferred to जनरल रिजर्व। याद रहेगा? ठीक है, चलिए फिर आज का सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कैंसिलेशन और देखो मॉडिफिकेशन के, कैंसिलेशन के 2 क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन के 2 क्वेश्चन है, और फिर एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देख लेंगे अपना। क्वेश्चन बैंक देखने के बाद कल अपन चालू कर देंगे स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। परसों तक ये चैप्टर पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए, यहां तक कोई समस्या? चलो मिलते हैं फिर कल 8:15 पर। बाय।